नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो जुड़ी है एक पुराने सिविल अस्पताल के शवगृह से और उसकी एक बहुत ही रहस्यमयी खिड़की से। हाँ, ये कहानी असल में यूट्यूब चैनल स्कैरी पंपकिन की एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी पर आधारित है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो किरदार हैं, जो रहस्यमयी घटनाएं हैं, मतलब उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसे थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं लगती। इसमें काफी परतें हैं, किरदार हैं, उनकी अपनी सोच है, डर है और एक गहरा राज भी। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। जनपद सिविल अस्पताल। कहानी कहती है कि ये शहर से कुछ दूर है। हाँ, पुराना सा, पीली दीवारें, टूटे छज्जे, मतलब वो एक एहसास होता है ना पुरानी, थोड़ी अनदेखी की हुई जगह का। बिल्कुल। और उसका शवगृह, वो तो एकदम पीछे अलग थलग सा। ये जो अकेलापन है जगह का, यही शायद कहानी के रहस्य को और गहराता है ना। बिल्कुल। वो आइसोलेशन, वो शहर से दूरी, ये माहौल को ही थोड़ा भारी बना देता है पहले से। और इसी शवगृह में है वो 4 खिड़कियां। 3 तो ठीक है, पर एक चौथी जो हमेशा बंद रहती है। और यही एंट्री होती है डॉक्टर प्राची की। हाँ, डॉक्टर प्राची नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट है, करीब 32 साल की उम्र बताई गई है। कॉन्फिडेंट है लेकिन शवगृह में पहली पोस्टिंग है, तो थोड़ी घबराहट तो होगी। किताबी ज्ञान अपनी जगह, पर असल लाशों से सामना करना वो अलग बात है। और वहां उनका सामना होता है रघु से, शवगृह का सहायक। उसको तो 30 साल का तजुर्बा है। अच्छा, 30 साल। हाँ, कहानी में उसका विवरण भी है। सफेद बाल, झुकी कमर, पर आंखों में वो गहराई है जो सिर्फ वक्त और अनुभव से आती है। गंभीर सा रहता है और चेतावनी भी देता है, जैसे वो शवगृह के रहस्यों का रखवाला हो। रघु का किरदार काफी दिलचस्प है। वो शायद उस पीढ़ी का है जो तर्कों से ज्यादा अनुभव पर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है। बिल्कुल। और प्राची एकदम नई पीढ़ी की, साइंस पर भरोसा करने वाली। इनके बीच में एक और किरदार है, अजय, वार्ड बॉय। हाँ, अजय। वो थोड़ा लापरवाह किस्म का बताया गया है, पर काम में तेज है। नियम वगैरह तोड़ने वाला पर मिलनसार। उसका होना कहानी में एक तरह की नॉर्मेलिटी लाता है, जो बाद में एक भयानक कॉन्ट्रास्ट पैदा करेगा। और अस्पताल के डीन घोष भी हैं। 60 से ऊपर की उम्र, अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर। सख्त दिखते हैं, पर कहानी के अनुसार संवेदनशील भी हैं और ये मानते हैं कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। उनका ये मानना आगे कहानी में काफी मायने रखता है। हाँ, ये बात जरूरी है। और एक और है नर्स कविता। सीनियर नर्स हैं, तेज तर्रार, अलर्ट। पर वो शवगृह के पास जाने से कतराती है। उसने कुछ अजीब देखा या महसूस किया है पहले, पर शायद खुलकर बोलती नहीं। ये सब किरदार मिलकर उस जगह के अनकहे डर को बनाते हैं। तो ठीक है, डॉक्टर प्राची ड्यूटी शुरू करती हैं, शवगृह पहुंचती हैं, रघु से मिलती हैं, और रघु वो बिना कोई लाग लपेट के सीधे कहता है। हाँ, बिल्कुल सीधी चेतावनी। कहता है, मैडम बाकी 3 खिड़कियां खोलिए, कोई बात नहीं, पर वो चौथी खिड़की, उसे कभी मत छूना। एकदम डायरेक्ट। और प्राची, जो शायद इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है, वो मजाक में पूछ लेती है, क्यों वहां भूत रहता है क्या? ये तो कोई भी नया बंदा पूछेगा, है ना? स्वाभाविक है। पर रघु का जवाब मजाक में नहीं है। वो बड़ी गंभीरता से कहता है, यहाँ जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। ये लाइन, ये कहानी की टोन एकदम सेट कर देती है। ये सिर्फ एक खिड़की बंद रखने की सलाह नहीं है, ये किसी बड़े खतरे का इशारा है। और ये खतरा सिर्फ रघु की कल्पना नहीं है, इसका बाकायदा एक इतिहास है जो डॉक्टर जोशी की घटना से जुड़ा है। हाँ, डॉक्टर जोशी, करीब 6 साल पहले की बात है। एक काबिल डॉक्टर थे जो इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, प्राची की ही तरह। कहानी बताती है कि एक रात वो ड्यूटी पर थे और शायद सिगरेट पीने या ताजी हवा के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। और तभी वहां से नर्स कविता गुजर रही थी। उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिला कर रख दिया। हाँ, कविता के मुताबिक जैसे ही खिड़की खुली, लगा जैसे कोई धुआं सा अंदर आया, और डॉक्टर जोशी एकदम शॉक में वहीं खड़े रह गए। चेहरे पर भयानक डर था। बाद में कविता ने उन्हें देखा तो वो पसीने में तरोबतर थे और बस आंखें फाड़े उसी खिड़की को घूरे जा रहे थे। ये कोई आम डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो डर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और हुआ भी वही। इस घटना के बाद डॉक्टर जोशी बिल्कुल बदल गए। चुपचाप रहने लगे और फौरन ट्रांसफर की अर्जी दे दी, जैसे बस भागना चाहते हैं उस जगह से। लेकिन भाग नहीं पाए। ट्रांसफर मंजूर होने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले उनकी लाश मिली, उसी चौथी खिड़की के ठीक नीचे।
और सबसे अजीब बात, शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, बस आंखें खुली की खुली रह गई थी और चेहरे पर वही भयानक डर जमा हुआ था। ओह, ये तो बहुत ही रहस्यमयी मौत है, जैसे डर ने ही जान ले लियो। हाँ, और जब नर्स कविता ने ये पूरी बात, खासकर खिड़की खोलने वाली घटना डीन घोष को बताई, तब जाकर प्रशासन ने सख्ती से आदेश दिया कि वो खिड़की हमेशा बंद रखी जाएगी। वो डर अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया था। सही कहा, अब ये सिर्फ एक अफवाह या किसी एक का डर नहीं रहा, ये अस्पताल का नियम बन गया। लेकिन प्राची, वो तो इन सब बातों से अनजान थी। हाँ, वो अपना काम कर रही थी। उसके लिए शायद वो खिड़की बस दीवार का एक हिस्सा थी, जिसे ना खोलने का एक अजीब सा रूल था। लेकिन फिर एक दिन, अनजाने में ही सही, ये नियम टूट गया। शवगृह में जगह कम पड़ गई और प्राची ने एक टेबल ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने लगा दी और उस पर एक ताज़ा शव रखा था। यहीं से कहानी एकदम टर्न लेती है। एक छोटी सी गलती जो अनजाने में हुई, और उस रात अमावस्या थी। हाँ, अमावस्या। हिंदू मान्यताओं में तो वैसे भी इसे थोड़ा रहस्यमयी माना जाता है, नकारात्मक शक्तियों का समय। बिल्कुल। प्राची अकेली है शवगृह में, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। ये तो हॉरर कहानियों का क्लासिक साइन है। फिर रघु आता है और धीमी आवाज में याद दिलाता है, आज अमावस्या है मैडम, और आपने टेबल चौथी खिड़की के सामने लगा दी है। ये चेतावनी अब पहले से ज्यादा गंभीर लगती है। हाँ, अब प्राची को भी शायद पहली बार डर का एक ठंडा सा एहसास हुआ होगा। और फिर रात के करीब 2 बजे वो आवाज, खड़ो खड़ो खड़ो, जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर उंगलियां रगड़ रहा हो। उफ, उस सन्नाटे में ये आवाज कितनी भयानक लगी होगी। प्राची मुड़कर देखती है, और जो देखती है वो तो होश उड़ाने वाला है। लोहे की सलाखें वो धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे कोई बाहर से खींचवा हो, कोई बहुत ताकतवर चीज। और बाहर घना कोहरा और एक धीमी पीली सी रोशनी, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा। ये प्राची के लिए पहला डायरेक्ट सामना था उस चीज से, जिसे वो शायद अब तक वहम समझ रही थी। डर तो लगेगा ही। पसीना छूटना, ठंडी हवा का झोंका आना, शव की चादर का फड़फड़ाना, ये सब उसके डर को और बढ़ा रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद यहाँ वाकई कुछ है, कुछ ऐसा जो देख रहा है और शायद हरकत भी कर सकता है। उस रात के बाद तो प्राची का नजरिया बदलना ही था। अगली सुबह वो सीधे रघु के पास गई। अब मजाक नहीं, अब वो जवाब चाहती थी। पूछा होगा उसने, रघु कल रात कुछ अजीब हुआ, तुमने पहले भी इस खिड़की के बारे में कहा था, सच क्या है? और रघु का जवाब अब और भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, मैडम, ये खिड़की, इसे जो भी हल्के में लेता है, ये उसे तकलीफ देती है। और फिर उसने डॉक्टर जोशी का जिक्र किया। कहा, वो गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। ये ले लिया जाना, ये शब्द ही कितना अजीब है। हाँ, ये किसी सामान्य मौत की तरफ इशारा नहीं करता। प्राची को शायद अब भी पूरी तरह यकीन ना हो, पर शक तो गहरा गया था। उसे और जानना था। तो वो सीधे डीन घोष के पास पहुंच गई। सीनियर अफसर से सीधे पूछना, ये हिम्मत की बात है। पर अब वो जवाब चाहती थी। पूछा, सर, क्या आप मुझे शवगृह की चौथी खिड़की की असली कहानी बता सकते हैं? डीन घोष, जो शायद इतने सालों से ये राज दबाए बैठे थे, अब शायद उन्हें लगा कि बताना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये मामला डॉक्टर जोशी से भी पुराना है। ओह, उससे भी पुराना? हाँ, करीब 8 साल पहले का। निधि नाम की एक लड़की का केस आया था, बलात्कार और हत्या। उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि घरवाले भी पहचान नहीं पाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है। एक तो बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ, और फिर पहचान भी नहीं हो पा रही। और क्योंकि पहचान नहीं हुई, पुष्टि नहीं हुई, तो बिना अंतिम संस्कार के उसकी लाश को उसी चौथे खिड़की के नीचे रखी टेबल पर छोड़ दिया गया। ये जो उपेक्षा हुई, ये अधूरापन, शायद यहीं से वो सारी नेगेटिविटी शुरू हुई। बिल्कुल। और कहानी के मुताबिक अगली ही सुबह उस समय जो महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, वो गायब हो गई। गायब? मतलब गायब। उनका कोई पता नहीं चला। बस उनकी खून से सनी चप्पलें और बेल्ट वो उसी खिड़की के नीचे मिली। लाश कभी नहीं मिली। ये तो डॉक्टर जोशी वाले केस से भी ज्यादा भयानक है। हाँ, डीन ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। शायद बदनामी के डर से, या शायद वो खुद भी समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या। लेकिन 6 साल बाद जब नर्स कविता ने डॉक्टर जोशी वाली घटना बताई, तब शायद उन्हें वो पैटर्न समझ आया, उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ। और तब उन्होंने वो सख्त आदेश दिया कि खिड़की हमेशा बंद रहेगी।
प्राची के लिए ये सब सुनना कितना चौंकाने वाला रहा होगा। अब उसे समझ आया कि ये खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। कहानी के हिसाब से तो ये निधि के साथ हुए अन्याय, उसकी उपेक्षा, उसके अनकहे दर्द का एक सिंबल बन गई थी। एक ऐसी जगह जहां दुख और गुस्सा जम गया था। लेकिन ये दुख और गुस्सा ये शांत नहीं हुआ था। कहानी में एक और दुखद घटना होती है। हाँ, और इस बार शिकार बनता है अजय, वो वार्ड बॉय। अजय, उसे शायद पूरी कहानी या उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। एक रात ड्यूटी पर था, उसने देखा कि चौथी खिड़की के पास काफी धूल जमा है। अब वो ठहरा सफाई पसंद या शायद बस अपना काम कर रहा था। उसने खिड़की की कुंडी खोल दी और जाली साफ करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू से जाली को छुआ, उसे करंट जैसा लगा। उसने बाहर कॉरिडोर में खड़ी नर्स कविता को आवाज भी दी थी। क्या कहा था? शायद अजय ने गंभीरता से नहीं लिया। और फिर रात के 2:45 बजे शवगृह से वो दिल दहला देने वाली चीख। कविता भागकर अंदर गई और देखा कि अजय जमीन पर पड़ा है, आंखें फटी हुई, मुंह चीख की हालत में खुला का खुला, चेहरा डर से एकदम सफेद। बिल्कुल वैसा ही अंत जैसा डॉक्टर जोशी का हुआ था, बस इस बार शायद मौत फौरन हो गई। और कविता ने जब खिड़की की तरफ देखा तो उसे घने कोहरे में लाल साड़ी पहने एक औरत जैसी आकृति दिखी। चेहरा छुपा हुआ था। और अगले ही पल वो गायब हो गई। कविता समझ गई अजय ने भी वही गलती दोहराई थी। ये लाल साड़ी वाली आकृति कहानी तो निधि की आत्मा की तरफ ही इशारा कर रही है ना? हाँ, कहानी का संकेत तो यही है। अजय की मौत के बाद प्राची के लिए शायद ये ब्रेकिंग पॉइंट था। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये जान ले रहा था। वो डॉक्टर तो थी ही, पर कहानी बताती है कि वो थोड़ी आध्यात्मिक भी थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को महसूस किया। ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। एक डॉक्टर जो साइंस पे यकीन करती है, अब एक तरह से अलौकिक समस्या का हल ढूंढ रही है। उसने डीन घोष को मनाया। शायद डीन भी अब किसी भी समाधान के लिए तैयार थे। और अगली अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। यहाँ देखिए, विज्ञान और परंपरा का टकराव नहीं हो रहा, बल्कि एक तरह का संगम हो रहा है समाधान के लिए। हाँ, बाबा महेश्वर नाथ शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि शुरू करते हैं। लाल चंदन की रेखाएं, भस्म का घेरा, मंत्रोच्चार, वो सब पारंपरिक तरीके जो ऐसी स्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। और प्राची सिर्फ देखती नहीं रहे, उसने हिम्मत दिखाई। चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया, जान जोखिम में डालकर, और खुद भी उस विधि में शामिल हुई। ये उसके किरदार का विकास दिखाता है, डर से आगे बढ़कर समाधान का हिस्सा बनना। रात के 3 बजे कहानी एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। खिड़की की जंजीरें जोर जोर से खड़कती हैं, बर्फीली ठंडी हवा भर जाती है कमरे में। कैमरा बंद हो जाता है और फिर वो आवाज, एक दर्द भरी आवाज, मुझे न्याय दो। और एक परछाई सामने आती है। कहानी के मुताबिक झुलसी हुई त्वचा, अध खुले होंठ, खून से सनी साड़ी पहने एक लड़की, निधि। वो कहती है, मैं इंतजार करती रही, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। ये संवाद ही पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं, ये अधूरे न्याय, अधूरी रस्मों की कहानी है। उस दर्द की कहानी है जो पीछे छूट जाता है। प्राची कांपती हुई आवाज में वादा करती है, मैं करूंगी, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें शांति दूंगी। ये एक इंसान का दूसरे अस्तित्व से किया गया वादा है। तभी बाबा महेश्वरनाथ मंत्र पढ़ते हुए खिड़की पर भस्म फेंकते हैं। एक तेज चीख गूंजती है, जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा सब बाहर निकल गया हो। कमरे का तापमान नॉर्मल हो जाता है, पर हवा में भारीपन अब भी है। बाबा बताते हैं कि जब तक निधि का अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये पीड़ा खत्म नहीं होगी। और वो भस्म जो उन्होंने फेंकी थी, उसे ही उसकी अस्थियां बताया। ये थोड़ा सिंबॉलिक है ना? हाँ, प्रतीकात्मक है, पर शायद उस वक्त वही रास्ता था। अब प्राची सिर्फ डॉक्टर नहीं रही, वो एक तरह से निधि के न्याय की वकील बन गई थी। उसने वो पुराना केस दोबारा खुलवाया, डीएनए टेस्ट्स हुए, अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए, और आखिरकार वो निधि के परिवार तक पहुंच गई। परिवार, उन्हें जब सालों बाद ये सच्चाई पता चली होगी, उनका दुख फिर से ताजा हो गया होगा। उन्होंने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटी की आत्मा की शांति की। बिल्कुल। बाबा ने जो भस्म दी थी, जिसे अस्थियां माना गया, उसे लेके परिवार ने 1 हफ्ते बाद गंगा किनारे पूरे रीति रिवाजों से निधि का अंतिम संस्कार किया। और कहानी के अनुसार उसी रात शवगृह की वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई। कोई खड़खड़ाहट नहीं, कोई परछाई नहीं,
हवा शांत, कमरे में एक सुकून, जैसे सालों बाद उस जगह को शांति मिली हो। बाद में अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खिड़की पर ताला लगा दिया और एक देवी की तस्वीर भी टांग दी। एक तरह से स्थायी समाधान। तो ये थी कहानी जनपद सिविल अस्पताल के शवगृह की उस चौथी खिड़की की। डॉक्टर प्राची का आना, रहस्य से सामना, डॉक्टर जोशी और अजय की दुखद मौतें, निधि की दर्दनाक कहानी का सामने आना और अंत में प्राची और तांत्रिक बाबा के प्रयासों से उस आत्मा को मुक्ति मिलना। बिल्कुल, ये कहानी, जैसा हमने शुरू में कहा था, कई लेवल पर काम करती है। एक तरफ तो ये क्लासिक हॉरर के सारे मसाले इस्तेमाल करती है, रहस्यमयी जगह, चेतावनी, डरावनी मौतें, आत्मा का दिखना। हाँ, वो सब तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ ये गहरे मुद्दों को भी छूती है। जैसे कहानी के नजरिए से देखें तो कैसे अनसुलझा दुख, अन्याय, अधूरी रस्में, ये सब मिलकर एक जगह पर एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा या अशांति पैदा कर सकती हैं। हाँ, और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक भूतिया खिड़की की कहानी है या ये समाज की कुछ बड़ी समस्याओं का प्रतीक है। जैसे उन पीड़ितों का क्या होता है जिनकी पहचान तक नहीं हो पाती, उन्हें न्याय कैसे मिलता है। सही बात है। और अधूरी रस्मों का मनोवैज्ञानिक असर या कहानी के अनुसार आध्यात्मिक असर क्या होता है। निधि की आत्मा की वो पुकार, मुझे न्याय दो, ये सिर्फ अलौकिक नहीं लगती, ये सामाजिक भी लगती है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प चीज थी आधुनिकता और परंपरा का मेल। डॉक्टर प्राची का वैज्ञानिक नजरिया शुरू में इन चीजों को नहीं मानता। हाँ, वो तो मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अनुभव उसे दूसरे समाधान खोजने पर मजबूर करता है। डीन घोष का प्रशासन और बाबा महेश्वर नाथ का अनुष्ठान, ये दोनों मिलकर ही आखिर में समाधान लाते हैं। ये दिखाता है कि शायद कुछ समस्याओं का हल सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं मिलता, कभी-कभी दोनों को साथ लाना पड़ता है। तो अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है, क्या डर हमेशा बाहरी होता है या कभी-कभी वो हमारे अपने अनसुलझे मुद्दे, हमारे नजरअंदाज किए गए दुखों का ही एक प्रतिबिंब होता है। और क्या न्याय की पुकार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है या कहानी के अनुसार वो मौत के बाद भी गूंज सकती है? गहरे सवाल हैं ये। हाँ, गहरे सवाल हैं। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, जैसा कि स्रोत बताता है, पर ये हमें उन अनदेखी, अनकही चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो शायद तर्क और विज्ञान की पकड़ से परे हों। बिल्कुल। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस कहानी और इसके पीछे छिपे संभावित अर्थों को समझने में आप सबको भी रुचि आई होगी।